हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही रोचक और नया वीडियो। हर्षकालीन शासन व्यवस्था या हर्ष का शासन प्रबंध। दोस्तों, एक विशेष सूचना। कोविड-19 के तहत कोरोना बीमारी को हल्के में मत लीजिए। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक बीमारी है। अतः आप इसके प्रति सावधानियाँ रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे और मास्क का जहाँ भी जाए उपयोग करें। यानी नो मास्क नो एंट्री वाला जो स्लोगन चल रहा है उसकी भी आप पालना कीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। चलिए, हर्षकालीन शासन व्यवस्था के बारे में कुछ मैं पहले आपसे चर्चा करूँगा और बाद में हम वीडियो पर आएंगे। तो हर्ष का जो प्रशासन है वो कमोबेश गुप्तकालीन शासन व्यवस्था से मिलता जुलता रहेगा और उन्हीं से संबंधित अधिकारी रहेंगे, नाम मिलेंगे आपको। और जो टैक्स व्यवस्था है, कर व्यवस्था है या राजस्व कर व्यवस्था है, वो भी गुप्त काल के तरह के ही आपको टैक्स के नाम मिलेंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा हर्ष का शासन था। आपको पता है सबसे पहले जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है उसकी राजधानी यानी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। याद रखना, हर्षकालीन यानी या थानेश्वर, आप ध्यान रखना इस नाम को। मैं आगे और इससे संबंधित एक सवाल है। तो वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। और फिर आती है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो थानेश्वर से उन्होंने बदल करके कन्नौज बनाई। अब कन्नौज क्यों बनाई? आपको पता है कि हर्षवर्धन की बहन थी राजेश्वरी और राजेश्वरी के पति की हत्या हो गई थी और उनका शासन कहाँ था? कन्नौज में। ठीक है। तो बहन की जो उसके पति वहाँ शासन करते थे कन्नौज में, तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए थानेश्वर से अपनी राजधानी हटा करके कन्नौज स्थापित किया और वहाँ पर दोनों भाई बहन शासन व्यवस्था संभालते हैं। और पुष्यभूति या वर्धन वंश की राजधानी फिर थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित हो जाती है? कन्नौज। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप सोचा होगा कहीं थानेश्वर लिखा है और कहीं कन्नौज लिखा हुआ है, तो दोनों में आप जो अंतर है वो भी आपको समझ गए होंगे। ठीक है। हर्ष के समय कुछ आपको अधिकारियों के नाम मिलेंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बाद में हम वीडियो पर चलेंगे। जैसे अवंती है, अवंती एक अधिकारी था, वो युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है। सिंहनाथ जो अधिकारी है वो सेनापति तो होता था। एक कुंतल नामक अधिकारी था, वो अश्व सेना का प्रधान होता था। और एक स्कंद गुप्त नामक अधिकारी था, वो था हस्ती सेना का प्रधान। ठीक है, इन हाथियों की जो सेना है उसका प्रधान होता था। और बंडी क्या था? प्रधान सचिव। और जो विदेश सचिव है उसको महासंधि विग्रह भी कहते थे। और पुलिस अधिकारियों को उस समय चाट और भाट कहा जाता था। हर्ष के जो प्रशासन या पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख है वो उसके बंसखेड़ा अभिलेख में मिलते हैं। और बंसखेड़ा अभिलेख कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, हर्ष के द्वारा लिखा हुआ। फिर आपको पता है कि हर्ष के जानकारी के जो स्रोत है वो दो मुख्य है, ध्यान रखना। एक तो उसका बंसखेड़ा अभिलेख या बांसखेड़ा अभिलेख और एक मधुबन अभिलेख, दोनों यूपी में स्थापित किए हुए हैं। ठीक है। चलिए, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, और राजस्थान बोर्ड में तो ये कई बार सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। और आपके लिए कंपटीशन परीक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हर लाइन में ये छोटे छोटे सवाल बनेंगे, मैं इसमें आपको साथ साथ दोहराता रहूँगा। ठीक है। चलिए, तो हर्ष का शासन प्रबंध तो शुरू करते हैं। यानी सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। यानी जो प्रशासन की धुरी है वो कौन होता था? आपको पता ही है, राजा होता है। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। यानी राजा खुद
बढ़ चढ़ करके प्रशासन व्यवस्था में ध्यान देता था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। हर्ष बहुत ही परिश्रमी था, ठीक है ना। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, अपने पूरे दिवस को 3 भागों में बांट दिया था। हर्ष ने अपने प्रत्येक दिन में तो भाई क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो तो 3 भागों में बांट दिया। एक राज कार्य के लिए निश्चित था, यानी एक भाग राज कार्य के लिए निश्चित, और यानी उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्रा के लाभ में विश्वास था। यदि नगरों के निवासियों के आचार में कोई त्रुटि होती तो वह स्वयं उनके बीच चला जाता था। किंतु उसकी यात्राएं नगरों तक ही सीमित नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी वो उतना ही अधिक ध्यान देता था। जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उससे भेंट कर सकते थे, यानी हर्ष जहाँ भी रुकता था तो प्रजा उनसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकती थी और अपनी कठिनाइयाँ उनके सामने प्रस्तुत करती थी। सिद्धांत के रूप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, यानी प्रजा या राजा पर कोई भी अंकुश नहीं था, निरंकुश था। लेकिन ये ऐसे दुराचारी राजा नहीं थे। बहुत ही हर्ष बहुत दानवीर और दानशील और प्रजा हितैषी राजा था। लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था, यानी जो भी कार्य होते थे ग्रामीण लोग एक समुदाय के माध्यम से काम करते थे। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ भी। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में परस्पर पर्याप्त सहयोग था। कुल मिलाकर हर्ष का जो प्रशासन था वो निरंकुश तथा गणतंत्री तत्वों का मिश्रण था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हर्ष का जो शासन व्यवस्था है उसमें आप पढ़ेंगे मंत्री परिषद, ठीक है। तो आपको पता ही है प्रत्येक राजवंश में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित होती है, यह याद रखना। सबसे पहला क्या है? मंत्री परिषद, आज भी है। तो सम्राट की सहायता के लिए क्या थी? मंत्री परिषद। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी, यानी अगर राजा की अचानक मृत्यु हो जाए और उससे पहले उसके उत्तराधिकारी को उस राजगद्दी पर नहीं बैठाया जाए तब सारी शक्ति उस मंत्री परिषद के हाथों में आ जाती थी। जिस प्रकार से राज्यवर्धन की मृत्यु पर वहाँ जब मुख्यमंत्री कौन थे? बंडी। तो बंडी ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया था और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा। कौन था मुख्यमंत्री? कौन था उस समय? बंडी। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना। राज्यवर्धन यानी हर्षवर्धन के जो भाई है, राज्यवर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन की गद्दी संभालने से पहले सभा का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बंडी ने। और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव भी किसने रखा था? बंडी ने। वहाँ उपस्थित सभी जन सहमत हो गए किससे? हर्ष के राजपद संभालने के प्रस्ताव पर। हर्ष से राज्याधिकार ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया किसने? बंडी ने। मंत्री परिषद को शासक चुनने में ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार था, यानी मंत्री परिषद क्या करती थी? राजा को चुनती थी और विदेश नीति में भी अपने विचार रखती थी, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद हुआ। मंत्री परिषद में आपको पता ही है कि राजा की सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्री परिषद। और उस समय मंत्री परिषद का क्या कार्य था? अगर राज सिंहासन अचानक रिक्त हो जाए तो राज सिंहासन संभालने का कार्य कौन करते थे? मंत्री परिषद। और ये घटना आपको पता है, राज्यवर्धन की जब हत्या हुई तो उसके बाद तुरंत बाद थानेश्वर की जो राजगद्दी है या व्यवस्था है किसने संभाला? मंत्री परिषद ने। और उसका मुख्यमंत्री कौन था? बंडी, ठीक है। अब है सचिवालय। प्रतीत होता कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था, यानी जहाँ बैठ करके अधिकारी लोग काम करते थे। बाण भट्ट ने अवंती को विदेश और युद्ध मंत्री, ये सवाल बन गया, बोलो कि हर्षकालीन विदेश और युद्ध मंत्री नामक अधिकारी क्या कहलाता था? अवंती। तो अवंती कौन था? युद्ध और शांति का अधिकारी था, विदेश मंत्री भी था, नंबर 1। फिर सिंगानंद को उसने हर्ष का सेनापति कहा। ये बाणभट्ट बताता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो हर्ष का सेनापति कौन था? सिंगानंद यानी या सिंहनाद। तो हर्ष का सेनापति कौन? सिंहनाद या सिंगानंद। कुंतल को उसने गुड़ सेना का अधिकारी बताया। चलिए ये सवाल और बन गया, हर्षकालीन गुड़ सेना का अधिकारी कौन था? कुंतल। हर्षकालीन गुड़ सेना का अधिकारी कौन था? कुंतल।
और स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख बताया। ये भी सवाल बन गया कि हर्षकालीन हाथी सेना का प्रमुख कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों। फिर मधुबन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को महापरमातार महासामंत कहा गया। मधुबन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? महापरमातार महासामंत। ठीक है। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वरगुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया है। यानी सामंत था एक, ईश्वरगुप्त, वो उसका क्या काम था? रिकॉर्ड संरक्षक, यानी पूरे शासन के दौरान जो भी रिकॉर्ड होते थे उनका रक्षक था वो। फिर बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। ठीक है। यानी मधुबन ताम्रपत्र में तो ईश्वरगुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। दोनों अलग अलग बातें। इधर तो बांसखेड़ा में तो भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया और मधुबन ताम्रपत्र में ईश्वरगुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। मुख्य राज्य कर्मचारी कौन कौन थे? एक तो था महासामंत, महाराज, दो साधनिक, परमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक, और उपरिक के साथ साथ विषयपति, ये अधिकारी थे। ठीक है। इस प्रकार से उच्च प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? कुमारमात्य। उच्च प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमारमात्य कहलाते थे। ये आज के IAS अधिकारी कह सकते हैं हम। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी के लिए नियुक्त किए जाते थे। राजधानी के अपने राज्य के संदेशवाहक होते थे। चलिए ये सवाल बन गया कि हर्षकालीन राजधानी के जो राज्य के संदेशवाहक थे उन्हें हर्षचरित में क्या कहा गया? या कंपटीशन में अगर सवाल बनेगा तो वो बनेगा कि हर्षकालीन दीर्घध्वज क्या थे? हर्षकालीन दीर्घध्वज क्या थे? तो ये क्या थे? राजधानी में राज्य के संदेश ले जाने वाले को दीर्घध्वज कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वगत नामक एक कर्मचारी का उल्लेख है जो गुप्तचर विभाग का सदस्य था। तो हर्षकालीन गुप्तचर विभाग का सदस्य क्या कहलाता था? सर्वगत। ठीक है। संभवतः अधिकांश उच्च कर्मचारियों को वेतन नकद नहीं दिया जाता था। यानी कुछ लोगों को तो वेतन नकद दिया जाता था, कुछ छोटे कर्मचारियों को कार्य के अनुसार नकद या भूमि के रूप में वेतन दिए जाते थे। और वेनसांग का मानना है कि मंत्रियों एवं अधिकारियों के वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता है। वेनसांग तो कहता है कि मंत्रियों और अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो या तो कोई भूमि अनुदान दी जाती थी और उसके अनुसार ही उन्हें वहाँ से टैक्स के रूप में जो मिलता था वो वेतन के रूप में मान लिया जाता था। ये कहा जा सकता है कि हर्ष की प्रशासन प्रणाली देश की सामंत प्रणाली की अग्रगामी थी। यानी सामंती व्यवस्था भी हर्ष की शासन व्यवस्था में छुपी हुई थी। चलिए फिर है सेना। वेनसांग बताते हैं कि हर्ष के पास कितने? 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। अपने राज्यों को विस्तृत करने के बाद हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाया। फिर उन्होंने क्या कर दिया? 5000 की जगह 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार हो गए। यानी आरंभ में तो 5000 हाथी और 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक, और बाद में जब सैन्य शक्ति बढ़ाई तो 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार हो गए। घुड़सेना के लिए घोड़े कहाँ से मंगाए थे? सिंधु, ईरान और कंबोज से। पैदल सेना इससे भी कई गुना अधिक रही होगी, किंतु इसकी ठीक संख्या यहाँ नहीं बताई गई है। साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। ये भी सवाल बन गया, लीजिए, कि हर्षकालीन साधारण सैनिकों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट। ठीक है, चाट और भाट। ये हर्षकालीन चाट और भाट से आप क्या समझते हैं? तो हर्षकालीन चाट और भाट का मतलब होता है साधारण सैनिक या पुलिस अधिकारी, ये भी कहलाते थे। ठीक है ना। और गुड़ सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण।
घुड़ सेना के अधिकारी क्या कहलाते थे? बृहदीश्वर। और पैदल सेना के अधिकारी क्या कहलाते थे? बलाधिकृत। ठीक है, और महाबलाधिकृत। तो घुड़ सेना के अधिकारी तो बृहदीश्वर और पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ है कि प्रमुख सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? महासेनापति। यानी सेनापति जो होता था प्रमुख, उसको क्या कहते थे? महासेनापति। प्रमुख सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? महासेनापति। चलिए फिर आगे, साम्राज्य के भाग यानी अर्श के जो साम्राज्य है उसको कितने भागों में बांटा गया या किन किन भागों में बांटा गया? तो अर्श का साम्राज्य भुक्तियों में, विषयों में विभाजित था और प्रांतों को, शुरुआत में जो प्रांत है वो प्रांतों को भुक्तियों में बांटा गया। और अर्श के मधुबन और बांसखेड़ा पत्रों में आइस छत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भुक्ति को वर्तमान में आप जिले की तरह मान सकते हैं। फिर भुक्ति को कई विषय में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रांत प्रांत को भुक्ति, भुक्ति को विषय में विभाजित। और फिर ग्राम, ग्राम का प्रशासन एक मुखिया के हाथ में होता था जिसे ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट लीजिए, सवाल बन गया। अर्शकालीन ग्राम प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामक्ष पटलिक। क्या कहलाता था? ग्रामक्ष पटलिक। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए कई लेखक होते थे, यानी ग्रामक्ष पटलिक की सहायता के लिए लेखक होते थे और उसे क्या कहते थे? कर्णिक। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गांव का जो लेखक होता था उसको क्या कहते थे? कर्णिक। ये किसकी सहायता करता था? ग्रामक्ष पटलिक की सहायता करता था। अब है टैक्स। तो टैक्स वही है जो मैंने आपको बताया कि गुप्त काल के समय जो टैक्स चल रहे थे वो उसी समय अर्शकालीन टैक्स भी वही है। 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। पहला है भाग, हिरणीय और बलि। कितने टैक्स है? भाग, दूसरा हिरणीय और तीसरा बलि। ठीक है, याद रखना। ऊपरी कर और उद्रंग भी है, जो गुप्तकालीन ऊपरी कर और उद्रंग टैक्स था ना, वो भी इसमें है। मुख्यतः इन्हों तीनों को पढ़ते हैं। भाग एक प्रकार से भूमि कर था और पदार्थ रूप में दिया जाता था, यानी वस्तु के रूप में दिया जाता था। हिरणीय करों को कृषक या व्यापारी नकद दिया करते थे। हिरणीय जो टैक्स था वो नकद ही दिया जाता था। और संभवतः नाव कर भी लिया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं पर नाप और तोल के अनुसार कर लिए जाते थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का 6वां भाग था। कृषि उत्पादन का जो हिस्सा था 1/6। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता था। वेनसांग ने लिखा है कि राज्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये सवाल बना है कि अर्शकालीन राज्य भूमि को या राजभूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4। राजभूमि का एक भाग जिसमें राज कार्य चलाने के लिए खर्च होता था। दूसरा भाग मंत्री और अन्य राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए खर्च किया जाता था। ठीक है। तीसरा सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, और चौथा धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए। ये 4 भाग थे। पहला भाग क्या है? यानी अर्शकालीन राजभूमि के 4 भाग है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है राज कार्य चलाने के लिए खर्च। दूसरा मंत्री और कर्मचारियों को वेतन देना। तीसरा सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करना या विद्वान व्यक्तियों को पुरस्कृत करना। और चौथा धार्मिक संप्रदायों को दान देना। ये 4 भाग किए गए। ठीक है। फिर है अर्शकालीन दंड विधान। वेनसांग ये भी बताता है कि अपराधी और विद्रोहियों की संख्या बहुत ही कम थी। बहुत ही शांत प्रिय शासन व्यवस्था थी। जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया जाता था। शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को क्या किया जाता? जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था, यानी नगर निकाला दे दिया जाता था। कुछ अपराधियों के लिए थोड़ा सा जुर्माना भी रखा जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी, यानी कोई भी उन्हें अन्य मारपीट नहीं करते थे। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था। सरकार जनहितकारी थी और सरकारी ज़रूरतें बहुत ही कम थी।
सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये बहुत ही प्रजा हितैषी राजा थे हर्षवर्धन, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम सवाल पूछते हैं। मुख्य मुख्य सवाल पूछता हूँ मैं। लिखिए, हर्ष के प्रशासन और पदाधिकारियों के नाम। हर्ष के प्रशासन व पदाधिकारियों के नाम उनके कौन से अभिलेख में मिलते हैं? प्रश्न नंबर 1 वापस सुनिए। हर्ष के प्रशासन व पदाधिकारियों के नाम उनके कौन से अभिलेख में मिलते हैं? प्रश्न नंबर 2, वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी का नाम बताइए। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ स्थापित की? सवाल नंबर 4, हर्षवर्धन के प्रशासन को संचालित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी थे, उनके क्या क्या कार्य थे? ये प्रश्न है और इसमें मैं सारे पूछ लूँ, आप लिखना, ठीक है। नंबर 1 अवंती, अधिकारी का नाम 1 अवंती। 2 स्कंदगुप्त। 3 कुंतल। 4 बंडी। 5 सिंहानंद या सिंहनाद। 6 चाट और भाट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में रिकॉर्ड संरक्षक को क्या कहा जाता है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में रिकॉर्ड संरक्षक को क्या कहा जाता है? ठीक है, लिखिए आगे। हर्षकालीन राजस्व करों का वर्णन कीजिए, या हर्ष के समय कौन कौन से कर वसूल किए जाते थे, लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षकालीन ग्राम प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? हर्षकालीन ग्राम प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? नेक्स्ट, हर्षकालीन पैदल सेना के अधिकारी क्या कहलाते थे? नेक्स्ट, हर्षकालीन पैदल सेना के अधिकारी क्या कहलाते थे? नेक्स्ट, हर्षकालीन गुड़ सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? नेक्स्ट, हर्षकालीन राजकीय संदेशवाहक क्या कहलाते थे? हर्षकालीन राजकीय संदेशवाहक क्या कहलाते थे? थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए हिस्ट्री वाले गुरुजी।